हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट थर्ड है जिसमें हम फेज इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, उसके एक और लेक्चर को लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि सल्फर सिस्टम जो कि वन कंपोनेंट सिस्टम के अंतर्गत है, तो इसी के बारे में हम सब कुछ समझने वाले हैं कि इसका फेज डायग्राम क्या होता है, इससे रिलेटेड कर्व्स कौन कौन से होते हैं, इसमें कितने ट्रिपल पॉइंट होते हैं और कितने एरियाज होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब बीच में हेडिंग डाल दीजिए सल्फर सिस्टम। और एक बात ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, मुझे फीवर हो चुका है, तो मैं उतने एनर्जी से सभी लेक्चर सभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बोलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब गैप हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फंक्शन की वजह से 10 दिन लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड किए थे, लेकिन अब लेक्चर्स कंटिन्यू मैं करना चाहता हूं। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ के अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। आप सभी के एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो हर एक चीज़ को नोट डाउन करते चलिएगा और साथ ही साथ कुछ और भी चैनल्स देखते रहिएगा, ताकि अगर हम सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस बार, तो आप लोग और भी चैनल के साथ पढ़ते रहेंगे तो आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। और हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं आप सभी को ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दिया हूं। अगर उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़कर चले जाते हैं तो आपके सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो बात करते हैं सल्फर सिस्टम की तरफ। जो वन कंपोनेंट सिस्टम है, इसके हम पिछले लेक्चर में बात किए थे वाटर सिस्टम के बारे में। इसमें वन कंपोनेंट सिस्टम में हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है वाटर सिस्टम, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, तीसरा है सल्फर सिस्टम। ठीक है, तो वाटर सिस्टम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई बटन पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे या फिर प्लेलिस्ट का ही लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा बच रहा है वाटर सिस्टम, तो पहला हो चुका, दूसरा बच रहा है कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम है वो सेम वाटर सिस्टम की तरह है, उसमें हर एक लाइन वाटर सिस्टम की तरह ही लिखा जाएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस जहां जहां पर हमने वाटर का उपयोग किया है वहां वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होगा। मतलब जो भी लाइन हम लोगों ने लिखा था पूरे वाटर सिस्टम में, वहीं पर अगर जहां भी हमने H2O उपयोग किया है वहां पर CO2 लिख देंगे, बस वही कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम का फेज डायग्राम हो जाएगा। लेकिन उसका जो ग्राफ बनेगा, यानी कि जो उसमें फिगर बनेंगे, वो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो इसका जो फिगर होगा कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम का, वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, वो लिख लीजिएगा, वो ग्राफ बना लीजिएगा। और जो वाटर सिस्टम अगर आप पढ़कर जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम अगर आ जाता है, वैसे पॉसिबिलिटीज कम है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है तो वाटर सिस्टम की जगह कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम लिखिएगा और बस उसका ग्राफ बदल दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम का मैं ग्राफ प्रोवाइड कर दूंगा, वो वहां पर बना दीजिएगा और सब कुछ सेम लिखना है, कुछ भी अंतर नहीं करना है। बस उसमें जहां जहां पर हमने वाटर उपयोग किया था वहां वहां पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करेंगे। ठीक है, ग्राफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सल्फर सिस्टम की तरफ। ठीक है, तो सल्फर सिस्टम पढ़ लेंगे, यानी कि वन कंपोनेंट सिस्टम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो ध्यान से देखो। ठीक है, देखो क्या है, सल्फर सिस्टम में सल्फर एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। क्या कहता है, जो हमारा सल्फर होता है वह 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहला फॉर्म है रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर।
यानी कि जो हमारा सल्फर होता है, अगर नेचर में देखा जाए या फिर आप अगर प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो वहां पर आप लोग देखने को मिलेगा कि जो सल्फर होता है वह क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, यानी कि चूर्ण के रूप में होता है। ठीक है, तो जो सल्फर होता है वह क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, यानी कि यह किस स्टेट में है, किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड फिजिकल स्टेट में है। क्योंकि हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में, याद करिए, हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और सूडो सॉलिड, दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, यानी कि यह सॉलिड स्टेट में है। फिजिकल स्टेट की अभी मैं बात कर रहा हूं। सल्फर जो है फिजिकल स्टेट में दो प्रकार के फेजेज में पाए जाते हैं। सबसे पहला रोम्बिक सल्फर, दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, आगे बात करते हैं। Besides the above two crystalline forms, sulfur also exists as liquid sulfur and vapor system. vapor sulfur. ठीक है, क्या कहता है कि जो हमारा सल्फर होता है वह रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के अलावा, जो हमारा सल्फर होता है वह रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के अलावा भी कुछ और भी फेजेज में पाए जाते हैं या कुछ और भी फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास पाया जाता है लिक्विड सल्फर भी रूप में पाया जाता है और वेपर सल्फर के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि हमारा जो सल्फर होता है वह बेसिकली तीन प्रकार के फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट में जो सल्फर पाया जाता है वो दो प्रकार के फेजेज में पाए जाते हैं, यानी कि रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, और तीसरा हमारे पास लिक्विड सल्फर हो गया, चौथा हमारे पास वेपर सल्फर हो गया। यानी कि चार प्रकार के फेजेज इसमें पाए जा रहे हैं। बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास जो रोम्बिक सल्फर होता है और HOMBIC, ठीक है, रोम्बिक सल्फर जो हमारे पास होता है इसे हम कुछ इस प्रकार डिनोट करेंगे। जब भी अब हम उपयोग करेंगे तो कुछ इस प्रकार ही उपयोग करेंगे, यस और आर। यस के नीचे आर मतलब क्या, रोम्बिक सल्फर। ठीक है, अगर इसे हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, सॉरी 120 नहीं, इसे अगर हम 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम गर्म करते हैं तो यह मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाता है। ठीक है, वैसे ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है। क्लिनिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर में यह चेंज। और जब इस मोनोक्लिनिक सल्फर को हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम गर्म करेंगे तो यह लिक्विड सल्फर में बदल जाता है। ठीक है, लिक्विड सल्फर में। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मोनोक्लिनिक सल्फर है इसे हम यस यम से लिखेंगे, यानी कि यस के नीचे यम लगाएंगे, और लिक्विड सल्फर को हम लिखेंगे यस यल। ठीक है, क्योंकि अभी हम बाद में इसका मेनली उपयोग करेंगे इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। और जो हमारा लिक्विड सल्फर है, ठीक है, इसे अगर हम 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें तो यह जो हमारे पास लिक्विड सल्फर है यह वेपर सल्फर में बदल जाता है। क्या होता है, वेपर सल्फर में बदल जाता है। बातें क्लियर हुई? तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे SV, यानी कि वेपर सल्फर। बातें क्लियर हो गई? बहुत ही आसान सी चीजें हैं कि अगर हम रोम्बिक सल्फर को 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाएगा। मोनोक्लिनिक सल्फर को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो लिक्विड सल्फर में बदल जाएगा। लिक्विड सल्फर को अगर 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तब जाकर यह वेपर सल्फर में बदलता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसके फेज डायग्राम पर अब चलिए हम बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम के बारे में। देखिए सबसे पहले इसमें हम फिगर को समझते हैं, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार सल्फर सिस्टम का डायग्राम होगा, इसीलिए लिखा गया है फिगर, फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम। ठीक है,
जिसमें हमारे पास जो सल्फर सिस्टम है वह भी टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में ही इसका ग्राफ भी डिजाइन किया गया है। ठीक है, जो कि हमारा टेम्परेचर है वह डिग्री सेंटीग्रेड में है, प्रेशर जो है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा सल्फर का फेज डायग्राम होगा वह कुछ इस प्रकार दिखेगा, जहां पर हमारे पास जो SR लिखा गया है यह रोम्बिक सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस एरिया में जो हमारे पास सल्फर होगा वह रोम्बिक सल्फर में होगा। ठीक है, यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो SM लिखा गया है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, जैसे ही SR जो हमारे पास रोम्बिक सल्फर है वह 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर पाएगा, वह तुरंत ही मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस एरिया में जो ये हमारे पास BCE एरिया है, इस एरिया में हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर लिखा गया है। ठीक है, इस एरिया में मोनोक्लिनिक सल्फर पाया जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ABCD ये जो हमारे पास नीचे का एरिया है उसमें लिखा गया है SB, यानी कि हमारे पास वेपर सल्फर लिखा गया है। ठीक है, हमेशा इसे हम पढ़ेंगे वेपर सल्फर, इसे मोनोक्लिनिक सल्फर, इसे हम रोम्बिक सल्फर पढ़ेंगे। और यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो CDDCEF एरिया जो हमारे पास है, इस एरिया में हमारे पास लिखा गया है SL, यानी कि लिक्विड सल्फर लिखा गया है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर पाएगा वह हमारे पास लिक्विड सल्फर में चेंज हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फेज डायग्राम है। इस फेज डायग्राम में हम सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने वाटर सिस्टम में पढ़ा था कि जो हमारे पास कर्व है वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कौन से वेरिएंट होंगे, उनके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ट्रिपल पॉइंट के बारे में पढ़ा था वाटर सिस्टम में, और साथ ही साथ उसमें एरियाज के बारे में भी पढ़ा था कि वो उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। इन सभी चीजों के बारे में सिमिलरली इसमें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो वाटर सिस्टम में जो हमारे पास थे 3 कर्व थे, तो 3 कर्व के बारे में हम लोगों ने एक एक करके पढ़ा था। इसमें देखते हैं कि कितने कर्व हमें मिलेंगे। तो अगर ध्यान से देखो तो हमारा जो पहला कर्व होगा वह A से B होगा, पहला कर्व। B से C हमारे पास दूसरा कर्व मिलेगा, C से D हमारे पास तीसरा कर्व मिलेगा। चौथा कर्व B से E हमारे पास चौथा कर्व मिलेगा, E से F हमारे पास 5वां कर्व मिलेगा, और C से E अगर ध्यान से देखो तो 6ठा कर्व मिलेगा। यानी कि हमें टोटल 6 कर्व के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रिपल पॉइंट की तरफ। तो ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या, 3 फेजेस या 3 कर्व एक जगह पर जब मिलते हो तो वही ट्रिपल पॉइंट बनता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो C जो हमारे पास है वह एक ट्रिपल पॉइंट है, E जो हमारे पास है यह भी एक ट्रिपल पॉइंट है, और B जो हमारे पास है यह भी एक ट्रिपल पॉइंट है, क्योंकि 3 कर्व एक दूसरे से उन पोजीशंस पर मिल रहे हैं। ठीक है, एरियाज की अगर बात किया जाए तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ABCD यह एक एरिया हो गया, ABEF यह दूसरा एरिया हो गया, BCE हमारे पास तीसरा एरिया हो गया, CDCEF हमारे पास चौथा एरिया हो गया। यानी कि इनके अलावा कोई और एरिया बच नहीं रहा है, तो इतने एरियाज के बारे में भी हमें पढ़ना रहेगा इस फेज डायग्राम में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है दिस साइलेंट फीचर ऑफ फेज डायग्राम रिप्रेजेंटेड इन फिगर। फिगर में हमारे पास सल्फर सिस्टम का फेज डायग्राम का साइलेंट फीचर रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें हमारे पास 6 कर्व्स दिए गए हैं ABCDE BE और EF, जो कि मैंने ऑलरेडी समझाया है। दी 3 ट्रिपल पॉइंट हमारे पास 3 ट्रिपल पॉइंट होंगे BCE, मैंने आप सभी को ऑलरेडी समझाया। 4 एरियाज है, 4 एरियाज ABCD ABEF BCE एंड CD एंड DCEF हमारे पास 4 एरियाज हैं। इन्हीं के बारे में हमें पूरा फेज डायग्राम में पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए,
आते हैं अब हम एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी कर्व्स के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि जितने कर्व्स हमारे पास 6 कर्व्स लिखे गए हैं, 6 कर्व्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास जो सबसे पहला कर्व लिखा गया है वो लिखा गया है ए बी कर्व। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि ए बी कर्व के ऊपर कौन सा फेज लिखा गया है और ए बी कर्व के नीचे कौन सा फेज लिखा गया है। ठीक है, यही तो हमें समझना होगा पहले। तो अगर ध्यान से देखो तो ए बी कर्व के ऊपर हमारे पास है रोम्बिक सल्फर, यानी कि सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और ए बी कर्व के नीचे जो हमारे पास सल्फर लिखा गया है वो है वेपर सल्फर, यानी कि गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सॉलिड स्टेट से अगर सीधे गैसियस स्टेट में पहुंचाना है सल्फर को, तो यानी कि यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्लिमेशन करना पड़ेगा, ऊर्ध्वापातन करना पड़ता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इसलिए, और यहां पर एक चीज और समझ लो, हमारे पास सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर स्टेट में बदला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस कर्व को हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर कर्व, क्योंकि इतना हम प्रेशर दे दें सल्फर, जो हमारे पास सॉलिड सल्फर है इसको इतना हम प्रेशर दे दें कि यह वेपर में बदल जाए, इसलिए इसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर कर्व। ठीक है, और यहां पर एक और मैंने आप सभी को ऑलरेडी समझाया कि हमारे पास जो सॉलिड स्टेट से है गैसेस स्टेट में बदल रहा है तो सब्लिमेशन भी किया जा रहा है, तो सब्लिमेशन कर्व भी कहेंगे। लेकिन किसका कहेंगे, यस आर का कहेंगे या यस वी का कहेंगे? तो यस आर का कहेंगे, क्योंकि हम सॉलिड को ही तो वेपर में बदलते हैं, तो इसलिए इस यस आर का कहेंगे। ठीक है, बातें क्लियर हो रही होंगी। तो यहां पर देखते हैं, हम पहला हेडिंग डालते हैं कर्व ए बी, यानी कि ए बी कर्व के बारे में हम पहले समझते हैं। इट इज नोन एज वेपर प्रेशर कर्व ए बी जो है इट इज नोन एज वेपर प्रेशर कर्व और सब्लिमेशन कर्व ऑफ यस आर। ठीक है, यानी कि हम रोम्बिक सल्फर के लिए इसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर कर्व या फिर सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, 2 फेजेस इन इक्विलिब्रियम, और इस हमारे पास जो कर्व लिखे गए, यह जो हमारे पास कर्व लिखा गया है ए बी, इस कर्व के लिए हमारे जो फेजेस होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो यस आर होगा यानी कि रोम्बिक सल्फर, दूसरा हमारे पास वेपर सल्फर ही होगा। ठीक है, इनके अलावा तो कोई और आएगा नहीं इसमें। तो यानी कि नंबर ऑफ फेजेस जो हुए वो कितने हुए, 2 हुए। और यह जो हमारे पास सल्फर सिस्टम होता है या कितने कंपोनेंट्स का होता है, तो एक कंपोनेंट का होता है, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम फेज रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वह होता है C माइनस पी प्लस 2। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, C इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 2 प्लस में 2। ठीक है, यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, ये तो सब्ट्रैक्ट होकर -1 बनेगा और +2, तो यहाँ पर मिलेगा 1, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हुआ वह 1 आया। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, हेंस इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कर्व है, दी कर्व ए बी इज यूनिवेरिएंट, क्या होता है, यूनिवेरिएंट होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलिए अगले कर्व के बारे में बात करते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत हिम्मत करके यह लेक्चर बनाना तो शुरू किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी मैं इसे पूरे आगे तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी बोलने में तकलीफ हो रही है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास जो कर्व्स है उन कर्व्स के बारे में हम आगे अभी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, तो अगले लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और यूनिट 3 में इसके बाद आई थिंक 2 लेक्चर और बच रहे होंगे,
तो उन टॉपिक्स पर हम बात कर लेंगे और ये हमारे पास 1 कंपोनेंट सिस्टम का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद जो लेक्चर आएंगे वो 2 कंपोनेंट सिस्टम पर रहेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आप सभी को बताया है वह टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।